सीक्रेट रिवील्ड एपिसोड 16 टू 20। 16 चाटा। नित्या ऑफिस में आई तो देखा ऑफिस में इस वक्त एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। नित्या को देख वो बुजुर्ग औरत खड़ी हुई और रिस्पेक्टेड आवाज में बोली, मिस नित्या, आप आइए बैठिए। नित्या ने उस लेडी को देख अपना सर हिलाया और बिना ज्यादा कुछ बोले अपने बैग से अपना चेकबुक निकाल उसमें एक अमाउंट लिखा और उसे लेडी को देते हुए बोली, ये 29 बच्चों का खर्च, अगर कम हो तो मुझे बताइएगा। नित्या की बात सुन उस लेडी ने कैप्टे हाथों से वो चेक पकड़ा और उसमें लिखे अमाउंट को देख हल्के से अपना सर हिलाते हुए बोली, जी जरूर। नित्या ने ये देखा तो कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर निकल गई। उस लेडी ने जाती हुई नित्या को देखा, फिर चेक को और संभाल कर वो चेक फाइल में रख दिया। उस चेक को रखते हुए एक बार फिर उस लेडी ने उन नंबर्स को देखा 10 लाख और गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और वो फाइल बंद कर दी। यहाँ बाहर नित्या आई तो देखा रूही सभी के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। ये सके नित्या ने अपना सर हिलाया और वही पास में रखे बेंच पर लेट गई जो एक बड़े से पेड़ के नीचे था। धीरे धीरे सुबह से शाम होने लगी। रूही ने पूरा दिन बच्चों के साथ बिताया। खाना भी उसने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया और पूरा दिन सभी बच्चों के साथ बिताने के बाद रूही बहुत थक गई थी। नित्या ने अपनी बहन को देखा जो उसके कंधे पर सर रखे बैठी थी, फिर बोली, घर चले। इस पर रूही ने हाँ में सर हिलाया तो नित्या रूही के साथ बाहर आई। उसने एक कैब रोका और फिर रावत मैंशन के लिए वो निकल गए। करीबन 1 घंटे बाद दोनों रावत मैंशन पहुंचे। नित्या ने टैक्सी के पैसे दिए और रूही के साथ अंदर गई। मैंशन के लिविंग रूम में इस वक्त चहल पहल मचा हुआ था। निशा जी अपने सामने बैठे बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। रूही ने अपनी माँ की तरफ देखा जो हंसते हुए रश्मि, यश, पार्थ, देव और अवंतिका से बात कर रही थी। रूही नित्या के बाहों में अपना हाथ डाल अंदर आई थी। अपने सामने का नजारा देख उसे पहली बार फील हुआ कि वो इन लोगों को अच्छे से नहीं जानती थी। आज पूरा दिन उसने जब नित्या के साथ उसने अनाथालय में बिताया तो उसे अपनी इस छोटी बहन के बारे में बहुत कुछ पता चला, जैसे कि वो हंसती है और उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि रूही का मन कर रहा था कि वो उस हंसी को कहीं कैद कर ले। उसकी बहन का दिल बहुत कोमल है। वो उन अनाथ बच्चों के झूठे खाने को खा सकती थी। किसी बच्चे के रोने पर उसे मना भी सकती थी। सभी को एक टीचर की तरफ अपनी गंदी राइटिंग में पढ़ा भी सकती थी। लेकिन अगर उसने अपने सामने बैठे 6 लोगों में से किसी को ये सब करने को कहा तो वो कभी नहीं मानेंगे। हो सकता है वो सब उन बच्चों को पढ़ाए, कपड़े दे, खिलौने दे, लेकिन वो सब उन अनाथ बच्चों के थाली में खाना कभी नहीं खा सकते थे। रूही ने अपना सर घुमाकर अपनी बहन की तरफ देखा जिसकी सुबह से नर्म आंखें, जिनमें भले ही गुंडागर्दी झलकती थी लेकिन उनमें नरमाहट थी, पर इस वक्त नित्या की आंखें वापस काली और गहरी हो गई थी, बिल्कुल ठंडी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आसपास कोई दीवार खड़ी कर ली हो। रूही ने हल्के से नित्या के बाजू को खींचा और उसका ध्यान अपनी तरफ किया। नित्या ने रूही की तरफ अपनी काली आंखों से देखा जो बेहद खूबसूरत थी। रूही एक पल को नित्या की आंखों में जैसे कहीं खो हो गए थे। रूही ने खुद को संभाला और एक मुस्कान के साथ बोली, छोटू तू चिंता मत कर, तेरे पास तेरी मोटू है। रूही की मुस्काना देख नित्या की आंखों के सामने एक लड़की की दर्द भरी मुस्कान आई जो उसे डर और दर्द से देख रही थी। वो याद जिसे नित्या ने कहीं अपने दिमाग में बंद करना चाहा था वो वापस आ गई थी। नित्या की आंखें हल्की लाल होने लगी और उसका ऑरा जो अब तक सिर्फ कोल्ड था वो अब ऐसा लग रहा था बर्फ से ढक गया हो। रूही को नित्या में चेंज महसूस हुआ लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और उसके सर को सहलाकर बोली, तुम्हारे पास एक बड़ी बहन अभी और है तो तुम बच्ची बन सकती हो। रूही की बात सुन नित्या की कोल्ड होती आंखें हल्की हैरान हुई, फिर उसमें रूही को डिस्गस्ट देखा जैसे नित्या की आंखें उससे कहना चाहती हो, कल रो कौन रहा था और उसे गोद में किसने उठाया था। रूही ने नित्या के ऑब्वियस से डिस्गस्ट के एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और उसके बालों को सहला कर आगे बढ़ते हुए बोली, क्या बात है आज इतने सारे लोग। रूही की आवाज सुन सभी ने उसकी तरफ देखा और नित्या और रूही को साथ में देखकर सभी हैरान रह गए। रश्मि ने रूही के बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखा जो बहुत खूबसूरत थी। उसके शरीर का रंग ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने फुर्सत में उसे बनाया था। रश्मि ने निशा जी की तरफ देखकर पूछा, आंटी ये कौन है। तो अवंतिका ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, पागल। सभी ने ये सुना और रूही ने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, अवंतिका मेरी बहन नॉर्मल है सो स्टॉप कॉलिंग हर मैड एंड आई हैड इनफ ऑफ योर ड्रामा। बी मोर प्रैक्टिकल, योर वर्ड्स कैन हर्ट एनी पर्सन सो स्टॉप दिस स्पोकिंग। रूही की बात पर सभी ने उसे इस बार हैरानी से देखा। अवंतिका ने रूही की बात सुन उसे घूरते हुए लाल आंखों से कहा, रूही तुम इस पागल के लिए मुझसे लड़ रही हो।
रूही ने ये सुन अपना सर मला और फिर थोड़े सख्त अंदाज में बोली, से सॉरी अवंतिका। अवंतिका ने रूही की बात सुन उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखा और खड़ी होकर बोली, तुम अब मुझसे लड़ रही हो इस पागल लिए। अवंतिका की बात सुन यश की भौहें भी सिकुड़ गई और वो बोला, अवंतिका वेयर आर योर मैनर्स। अवंतिका ने अपने भाई की बात सुन अपने होठों को दबाया, फिर नित्या की तरफ देखा जो शांति से खड़ी ये सब देख रही थी। नित्या का शांत इन्फेक्टेड चेहरा देख अवंतिका ने गुस्से में कहा, ये पागल है। मैंने विशाल अंकल को कहते हुए सुना था जब वो इसके डॉक्टर से 3 साल पहले बात कर रहे थे और फिर इसे 1 साल के लिए उन्होंने फिर से बाहर भेज दिया था इसका इलाज कराने, इसीलिए तो ये पहले 3 साल पहले 1 साल के लिए गायब हुई और फिर आई तो 1 साल बाद फिर गायब हो गई और उसके बाद ये अब 1 महीने पहले आई है। अवंतिका की सारी बातें सुन सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन तभी रूही ने आगे बढ़ अवंतिका के गाल पर एक जोरदार चाटा मारा। चिट ये होते ही सभी हैरान रह गए, नित्या भी। अवंतिका ने अपने गाल पर हाथ रख रूही की तरफ आंखों में आंसू लेकर देखा, तब रूही ने अपनी ठंडी आंखों से उसे देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहानी बनाने की, और अगर मेरी बहन पागल है भी तो ये तुम्हारा बिजनेस कैसे हुआ? Who the hell do you think you are? रूही देख सभी हैरान थे, नित्या भी, लेकिन इससे ज्यादा उसकी आंखों में इंटरेस्ट था। इस वक्त रूही के आंख में जो गुस्सा था वो बिल्कुल नित्या जैसा था, लेकिन उसका ऑरा बिल्कुल विशाल जी जैसा। रूही ने अवंतिका को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये रावत मेंशन है और तुम जिसकी बात कर रही हो वो रावत परिवार की दूसरी बेटी है, और जिसके सामने कर रही हो वो इस फैमिली की है। सो हाउ डेयर यू टू टॉक अबाउट हर लाइक दिस? से सॉरी। रूही के इस रूप से कोई भी आज तक नहीं मिला था। पहले जब रूही फैमिली बिजनेस को संभालने की बात करती तो सभी को लगता कि विशाल जी उसकी मदद करेंगे, लेकिन आज उसका ये रूप देख सभी दंग थे। तभी ध्वनि जी की आवाज सभी के कानों में पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ पर? ध्वनि जी की आवाज सुन अवंतिका उनकी तरफ भागी और उनके गले लग रोने लगी। ये देख ध्वनि जी ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा? रूही ने ठंडी आंखों से अवंतिका को देखा, फिर नित्या का हाथ पकड़ उसे सोफे पर लाकर बिठाया और उसके बगल में बैठते हुए दोनों के लिए पानी निकालते हुए बोली, आंटी अवंतिका का कहना है कि मेरी बहन नित्या रावत जो कि आगे जाके में भी फैमिली बिजनेस संभाले या हो सकता है नेक्स्ट ईयर बने, वो पागल है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे 3 साल पहले 1 साल के लिए यूरोप नहीं बल्कि उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था, और फिर जब वो वापस आई तो 1 साल बाद पापा ने उसे वापस उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजा। रूही की बात सुन ध्वनि जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने अवंतिका को खुद से दूर किया। तब नवीन जी जो विशाल जी के साथ वही खड़े थे उन्होंने अवंतिका को घूरा। इस बीच रूही ने अवंतिका को पानी का ग्लास पकड़ाया और अपना पानी पीकर आगे बोली, पहली बात ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो अवंतिका हमारे फैमिली मैटर को ऐसे अनजान लोगों के सामने बोलकर क्या करना चाहती है? मेरी बहन की बदनामी या रावत खानदान की इंसल्ट? रूही की बात सुन ध्वनि जी ने उसे देखते हुए कहा, रूही ऐसा नहीं है बच्चे, और तुम अवंतिका। बोलते हुए उन्होंने अवंतिका की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें ये सब किसने बताया? और अगर तुम्हें पता था तो क्या तुम अपने पेट में ये बात नहीं रख सकती थी? और उससे भी बड़ी बात, नित्या के मैटर्स में तुम्हारा क्या रोल है? और दूसरी बड़ी बात, नित्या पागल नहीं है, उसे बस बीमारी है। नित्या से सॉरी कही अभी इसी वक्त। ध्वनि जी की साथ सुनने के बाद अवंतिका ने लाल आंखों से रूही की अंतर गुस्से से देखते हुए कहा, रूही तुम भी तो पहले मेरा साथ देती थी और नित्या को पागल कहती थी, तो आज तुम इतना महान क्यों बनना चाहती हो? अवंतिका की बात सुन रूही ने उसकी तरफ अपने होठों को दबाकर देखा और फिर बोली, अवंतिका मैं हमारी दोस्ती से हाथ नहीं धोना चाहती थी। नित्या भी तब मुझसे बात नहीं करती थी और मैं डरती थी कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर नहीं चली जाओ, लेकिन कल रात मुझे एक सीख मिली और ये थी कि हमें सभी रिश्तों को इज्जत करनी चाहिए। किसी एक की खुशी के लिए हम हमेशा दूसरे को अपना दुश्मन बनाकर नहीं रख सकते, और नित्या तो मेरी बहन है। ये छोड़ो, क्या तुमने मेरे हाथ देखे? कहते हुए रूही ने अपने हाथ को ऊपर किया तो उसका सफेद बैंडेज अब हल्का लाल होने लगा था। रूही के हाथ में बैंडेज देख विशाल जी, निशा जी, ध्वनि और नवीन जी ने पूछा, क्या हुआ बच्चे? कैसी लगी ये चोट तुम्हें? रूही ने सभी के सवाल सुन अवंतिका की तरफ देख कहा, कल नित्या ने जब मुझे देखा तो सबसे पहले उसने मेरे घाव को नोटिस किया और वो मुझे गोद में उठाकर मेडिकल ऑफिस रात के 11 बजे ले गई। उसने मेरे घाव को पहले बैंडेज करवाया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया कि मैं सही से नहीं चल रही थी। पर नित्या को एक बार में पता चल गया,
तो अवंतिका अब मुझे डर नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाकर। रूही की बातें सुन अवंतिका तुरंत वहां से मुड़ी और रावत मेंशन से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे यश, रश्मि, पार्थ और देव भी गए। ध्वनि जी ने सभी जाते हुए बच्चों को देखा तो वो बोली, नवीन तुम यहाँ देखो, मैं उन्हें देखती हूँ। बोल ध्वनि जी वहां से चली गई। यहाँ नित्या ने अपने बगल में बैठी रूही को देखा और उसकी काली आंखें हल्की गहरी हो गई और उसने आलस से अपना सर सोफे से टिकाया और मन में बोली, कुछ तो बदल गया। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन जस्ट 17 जॉयस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विशाल जी ने एक बार निशा जी को देखा जो कब से साइड में शांत खड़ी थी। विशाल जी की आंखें उन्हें देख डिम हो गई। वो नहीं चाहते कि निशा जी उनके बच्चों को मां की ममता बराबर दे, लेकिन अगर वो किसी से प्यार करती है तो इसकी केयर तो करे। निशा जी ने सभी को जाते हुए देखा तो रूही की तरफ देखकर बोली, रूही तुम उन लोगों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? देखो तुमने क्या किया, तुमने अवंतिका को भी चाटा मारा, ऐसे भला कौन करता है? रूही ने अपनी मां की तरफ देखा और उसकी ठंडी आंखें फिर से पहले की तरफ मासूम हो गई। नित्या ने अपने में बैठी की तरफ देखा। इस पूरे वक्त नित्या हैरान थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने रूही के कैप्टे हाथ नहीं देखे। निशा जी की बात सुन नित्या ने उनकी तरफ देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गई। नित्या ने रूही के हाथ को देखा जिसकी पट्टी के ऊपर अब खून दिखाना शुरू हो गया था। ये देख नित्या ने वहां खड़ी समा काकी को दिखते हुए अपनी ठंडी और साफ आवाज में कहा, मेडिकल किट लाइए। समा काकी ने ये सुना तो तुरंत वहां से मुड़कर किचन में गई और जल्दी से मेडिकल किट लाई। नित्या ने समा काकी से किट लिया और उसे खोल उसमें से कैंची निकाली और रूही के पार्टी को काटते हुए अपनी साफ और ठंडी आवाज में बोली, नवीन अंकल, रात हो रही है, मैं और रूही दोनों ठीक है, आप जाकर अवंतिका को चेक कर लीजिए। कहते हुए नित्या की पलकें झुकी हुई थी। नित्या ने रूही की चोट की पट्टी को खोलते हुए आगे कहा, आपकी शायद उन्हें जरूरत पड़े। नवीन जी ने नित्या की बात पर गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है। वो फिर विशाल जी से बोले, विशाल तुम यहाँ सब देखो, मैं उन लोगों के पास जाता हूँ। बोल नवीन जी ने एक बार फिर नित्या और रूही की तरफ देख कहा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। बोल वो वहां से चले गए। नवीन जी के जाने के बाद विशाल जी के समा काकी को देखते हुए कहा, काकी आप और सभी नौकर जा सकते हैं, बाकी का मैं सके लूंगा और हाँ दरवाजा बंद करके जाएगा। विशाला जी को समा काकी अच्छे से जानती थी और वो समझ गई कि आज विशाल कुछ ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए उन्होंने सभी नौकरों को अपने साथ लिया और घर से बाहर सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। अब तक नित्या ने रूही की पट्टी भी कर दी थी। विशाल जी सोफे पर आकर बैठे और फिर निशा जी की तरफ देखते हुए बोले, निशा आओ बैठो, आज कुछ जरूरी बात करनी है। विशाल जी की बात सुन निशा जी ने विशाल जी को कंफ्यूज होकर देखा। तब रूही ने कहा, पापा आज के लिए सॉरी, मैंने आज ध्वनि आंटी के साथ जिस तरीके से बात की। लेकिन विशाल जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने अच्छा किया रूही, मैं मेरी बेटी को बिल्कुल ऐसी ही बनते हुए देखना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और ब्लंट। ये सुन रूही के गाल लाल हो गए। तभी निशा जी ने छिड़ी हुई आवाज में कहा, क्या स्ट्रॉन्ग और ब्लंट? एक दिन शादी करके इसे भी जाना ही है, और ये कोई तरीका नहीं होता घर आए मेहमान से बात करने का। विशाल जी ने निशा जी की बात सुन हंसते हुए सरकास्टिक तरीके से कहा, निशा ग्रो अप। अब तुम कोई 20 साल की लड़की नहीं बल्कि 44 साल की औरत हो जो 2 बड़े बच्चों की मां है। विशाला जी की बात सुन निशा जी की आंखें अचानक से लाल हो गई और उन्होंने रोते हुए गुस्से से कहा, अब तुम मुझ पर भी चिल्लाओगे? ये सुन विशाल जी ने निशा जी को घूरते हुए कहा, चिल्लाऊंगा? निशा आज तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, तुमने जैसा कहा वैसा किया, लेकिन अंजाम क्या हुआ उसका? हाँ बोलो। मेरी एक बेटी इतनी वीक है कि उसे किसी और के अप्रूवल की जरूरत है, उसे डर है कि सब उसे छोड़कर चले जाएंगे, उसे इनसिक्योरिटी है। और मेरी दूसरी बेटी, उसका बचपना तुमने छीन लिया, उसे ऑलमोस्ट पागल बना दिया। वो 2 बार घर छोड़कर भाग चुकी है, किसकी वजह से? मेरी, रूही, या तुम्हारी वजह से? तुम्हें पता है निशा, मैंने जब आज से 30 साल पहले मेरे पेरेंट्स को खोया था तो मैं कितना टूट गया था। तुमने मुझे उस अंधेरे समय से निकाला और तब मैंने फैसला लिया कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन आज मैं पछता रहा हूँ कि क्यों मैंने तुमसे प्यार किया। विशाल जी की बातें सुन निशा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने विशाल जी को हैरानी, गुस्से और दर्द से देखते हुए कहा, तुम पछता रहे हो? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को प्यार नहीं दिया। लेकिन विशाल, मैं प्यार कहाँ से दूँ?
एक बात बताओ, क्या इन सब में सिर्फ मेरी गलती थी? मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी लेकिन मैं हुई। मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म भी दिया और जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था, मैंने रूही को प्यार भी किया क्योंकि तब हमें एक ही बच्चा चाहिए था। तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं नित्या को प्यार नहीं दे पाए? और क्या तुम्हारी इस बच्ची ने मुझसे कभी प्यार किया? नहीं, तो मैं क्यों करूं? निशा जी की बातें सुन नित्या, जो शांति से बैठी दोनों को लड़ते हुए देख रही थी, उसने हल्के से अपना सर उठाया और एक बार निशा जी को देखा। फिर खड़ी हावर अपना बैग उठा वहां से जाने लगी। नित्या की आंखों को इस वक्त इसके पलकों ने छुपा रखा था। नित्या ने विशाल और रूही की आवाज सुनी जो उसे बुला रहे थे, लेकिन नित्या ने उन्हें इग्नोर किया और वहां से निकल गई। सुबह से जो धूप आसमान में थी वो जा चुकी थी। आसमान को बादलों ने घेर रखा था। नित्या रावत मेंशन से निकली और धीमी कदमों से चलने लगी। आसमान में गरजते बादल बरसने शुरू हुए और धीरे धीरे नित्या को भिगाने लगे, लेकिन नित्या को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नित्या ने चलते हुए अपने बैग के वाटर बोतल वाले खाने में हाथ डाला और उसमें से एक सिगरेट का पैक निकाला। नित्या के पास लाइटर नहीं था और आज उसके गले हल्की खुजली हो रही थी। नित्या ने सिगरेट के डब्बे में से एक सिगरेट निकाली और अपने गुलाबी होठों को खोल अपने सफेद दांतों के बीच उसे दबाया। नित्या रावत। नित्या ने ये नाम अपने इस जन्म में कभी नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? पता नहीं, शायद यही वजह थी कि कभी वो अपनाई ही नहीं गई अपनी द्वारा। नित्या बारिश में भीगे जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कब से चल रही थी। ये फीलिंग वैसी ही थी जैसी उसे पहली बार वापस इस जन्म में लौटने के बाद हुई थी, खाली, अकेला। नित्या रावत, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना रावत फैमिली में ना ही उनकी प्रॉपर्टी में। उसे उस परिवार से ज्यादा वो अनाथालय ज्यादा पसंद था, शायद इसलिए कि उस अनाथालय में जोड़ा शांति थी। उन अनाथ बच्चों की आंखों में बस आने वाले कल की उत्सुकता, खुशी और चमकमन। कार में बैठा कब से अपने सामने चल रही लड़की को देख रहा था जो शांति से चल रही थी, शायद किसी सोच में खोई हुई थी। कुणाल ने नित्या को देखते हुए अमन से कहा, अमन भाई, क्या को लड़की नित्या नहीं है? ये सुन अमन ने कुछ नहीं कहा। अमन के कुछ न कहने पर कुणाल ने अपने सामने चल रही लड़की को ध्यान से देखा तो पाया कि वो लड़की सच में नित्या ही थी, जो अब अपना फोन निकाल किसी से बात कर रही थी। नित्या रास्ते पर अभी चल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। नित्या अपने ख्यालों से बाहर आई और फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़के की एनर्जी से भरी आवाज आई, नित्या, मैंने सुना तुम दिल्ली वापस आ गई हो। नित्या ने अपने चेहरे से बारिश का पानी पोंछा और धीरे से अपनी रस्टी आवाज में बोली, हम। नित्या की आवाज सुन दूसरी तरफ कुछ पल शांति थी। इसके बाद चाबियों की आवाज आई और दरवाजा खुलने की, और उस लड़के ने दूसरी तरफ से कहा, कहाँ हो तुम? इस पर नित्या ने अपने आसपास देखा और फिर एक मैगी की शॉप को देख एड्रेस बताया। एड्रेस सुन वो लड़का बोला, मेरा इंतजार करो वहीं, एक एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं आ रहा हूँ। ये सुन नित्या ने अपना सर झुकाया और कुछ नहीं बोली। दूसरी तरफ से गाड़ी के दरवाजा खुलने की, फिर बंद होने की आवाज आई, फिर कार स्टार्ट होने की और फिर किसी के चिल्लाने की। ये सब सुनते हुए भी नित्या कुछ नहीं बोली, बस शांति से खड़ी थी। फोन नहीं काटा और करीबन 8 मिनट खड़ा होने के बाद उसके सामने एक कार तेजी से आकर रुकी और कार का शीशा नीचे हुआ तो एक 17 साल के लड़के का चेहरा नित्या के सामने आया। वो लड़का काफी गुड लुकिंग था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में नित्या के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़के ने अपनी कार का दरवाजा गाड़ी में बैठे बैठे ही खोला और नित्या से बोला, नित्या अंदर आओ। नित्या ने एक पल के लिए उस लड़के को देखा, फिर कार में बैठ गई। नित्या के कार में बैठने के बाद उस लड़के ने नित्या को अच्छे से देखा, फिर एक कंबल उसे बैक सीट से उठाकर देते हुए बोला, लो खुद को इससे अच्छे से ढक लो। नित्या ने धीरे से वो कंबल किया और बिना कुछ बोले उड़कर बैठ गई। कुणाल ने नित्या को कार में बैठते हुए देखा तो एक राहत की सांस लेते हुए बोला, चलो अच्छी बात है, कम से कम ये बारिश में से हटी तो। ये सुन अमन ने एक आखिरी बार अपने सामने जाती हुई कार को देखा जिसमें नित्या बैठी थी, फिर अपनी आंख बंद कर आलस से बोला, मुंह बंद करो और कार स्टार्ट करो। अमन की बात सुन कुणाल ने मुंह बनाया और फिर कार स्टार्ट किया। 18 सिस्टम इज हैक्ड। नित्या कार में बैठी अपने विंडो से सर टिकाए बाहर दिल्ली की सुनसान सड़क पर बारिश के पानी को गिरता हुआ देख रही थी। निशा रावत जो उसकी माँ थी, एक सोशल बटरफ्लाई, अपनी बड़ी बेटी के लिए परफेक्ट माँ, अपने पति के लिए एक परफेक्ट बीवी, अपने दोस्तों के लिए एक परफेक्ट दोस्त, अपनी बड़ी बेटी के दोस्तों के लिए एक ड्रीम माँ। लेकिन उस लिए निशा रावत को नित्य से ज्यादा अच्छे से शायद ही कोई जानता होगा। उसे का सच में वापस दिल्ली आने का कोई मन नहीं था, लेकिन कुछ सोच नित्या ने अपना फोन निकाला और उस पर कुछ प्रोग्रामिंग करने लगी। नित्या ने बगल में बैठा लड़का जो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था,
उसने अपने सामने देखते हुए खिड़की पर एक हाथ रखा और फिर अपनी तीसरी उंगली जो मुंह में डाल कुछ सोच बोला, नित्या तुमने तो कहा था कि तुम दिल्ली अब कभी वापस नहीं आओगी, तो इस बार क्या हुआ? उस लड़के की बात सुन नित्या ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने होठों को दबाकर अपने सर में अपने हाथ डाल उन्हें हल्के से घुमाया और फिर वापस फोन की तरफ देखते हुए जिस पर इस वक्त एक मैसेज शो हो रहा था, डू यू नीड दैट मेडिसिन टुमारो, बोली, नाना जी की तबीयत खराब है। नाना जी, नित्या के नाना स्वाभिमान राज और निशा जी के पिता। नित्या जब अपने परिवार के साथ पुराने उस छोटे से घर में रहती थी तब उन सब के साथ उसके नाना जी भी रहते थे। नित्या के नाना जी अभी भी उसी छोटे से घर में रहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा और अभी वो हॉस्पिटल में है। नित्या की बात सुन उस लड़के ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर कुछ सोच बोला, उनकी मेडिसिन मिलना इतना आसान नहीं है और अगर तुम्हारे पापा उन दवाइयों को एक बार पैसे से खरीद भी ले तो तबरा उन्हें नहीं खरीद सकते हैं। उस लड़के की इस बात पर नित्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने फोन पर टाइप करने लगी। यस, नित्या को कुछ ना कहता देख उस लड़के ने आगे कहा, वो दवाई तुम उनका ऑफर एक्सेप्ट को नहीं कर लेती, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उस लड़के की ये बात सुन नित्या ने अपने अपने होठों को दबाया और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी शांत और हल्की रुंधी हुई आवाज में बोली, जो शायद बारिश में इतनी देकर खड़ा होने का नतीजा था, निशांत तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। नित्या की बात सुन निशांत शांत हो गया क्योंकि उसे नित्या के नहीं कहे हुए शब्द समझ में आ गए जो थे, अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो। निशांत नित्या को और उसके परिवार को बचपन से जानता था क्योंकि ये अपनी नानी के साथ नित्या के घर के पास ही रहता था। निशांत और नित्या की पहले उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन लगभग 3.5 साल पहले जब नित्या खून से लथपथ उसके घर आई तब से ही दोनों की दोस्ती हो गई। उस निशांत और नित्या दोनों नहीं सोए पूरी रात, दोनों ने पूरी रात सिगरेट पीते हुए और आज की तरह बारिश को देखते हुए बिताई थी। निशांत को नहीं पता था कि नित्या के साथ उस रात क्या हुआ, न ही उसने पूछा, लेकिन एक चीज साफ थी कि वो रात दोनों के लिए मुश्किल थी। आखिर उस रात के पहले निशांत के अपनी नानी को जो खोया था, कार स्कूल में बाहर आकर रुकी। नित्या कार से उतरी और निशांत को बाय बोल वहां से बारिश में भीगते हुए चली गई। सिक्योरिटी गार्ड ने नित्या को देखा तो चुपचाप गेट खोल दिया और नित्या स्कूल के अंदर गए। स्कूल मेडिकल ऑफिस कुणाल सोफे पर अपने पैरों को पसारते हुए अपने फोन में गेम खेलते हुए बोला, अमन भाई आपको क्या लगता है रणविजय सर में हमें नित्या का ख्याल रखने को क्यों कहा? ये सुन अमन के अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब के पन्ने को जो वो अपने दूसरे हाथ की उंगली से पलट रहा था वो रुक गए और उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी उंगलियों की तरफ देखा। तभी उसकी आंखों के सामने वो बारिश में भीगते हुई लड़की का अक्स आया। अमन को जवाब न देता पाकर कुणाल ने इसकी तरफ देख कहा, अमन भाई कहाँ खो गए हो? कुणाल की इस बात पर ना ने हल्के से इसकी तरफ देखा और फिर बोला, रात काफी हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। अमन की बात पर कुणाल ने हाँ में सर हिलाया और वहां से उठ अपने कमरे की तरफ चल दिया। कुणाल के जाने के बाद अमन ने अपना फोन पॉकेट से निकाला और फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल उसमें से एक नंबर ढूंढने लगा। धीरे धीरे अमन की आंखें सिकुड़ने लगी और अमन ने अपना फोन बंद करके रखा। फिर उठकर वो अपनी स्टडी में गया और चेयर पर बैठा आलस से उसने डेस्क की तरफ देखा। फिर डेस्क के एक ड्रार को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर चेयर से टिकाते हुए उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर टक टक नोक करने लगा। अमन को इस वक्त अगर कुणाल देखता तो वो पक्का बता देता कि अमन इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है या कहे कि कोई फैसला लेना चाहता है, जैसे कि क्या उस ड्रॉर को खोलना उस बारिश में भीगते हुई लड़की के लिए वर्थ इट था या नहीं। करीबन 2 मिनट तक सोचने के बाद अमन ने एक दूसरे ड्रॉर में से एक चाबी निकाली और उस ड्रॉर को खोला तो उसमें से बिल्कुल नित्या के जैसा हो फोन निकला जो नित्या अक्सर कोडिंग के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसे कई बार मिनी कंप्यूटर भी कहा गया है। अमन ने उस फोन को जो डार्क ब्लैक था उसे कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर उसे अनलॉक कर उसमें कुछ कोड्स को एंटर किया जिसके बाद एक अलग वेबसाइट खुली। अमन ने उस वेबसाइट को उस पर कोडिंग करना स्टार्ट किया और कुछ ही मिनट में उसके सामने एक मन की लिस्ट थी। अमन ने उन नंबर्स की लिस्ट को अपने फ़ोन पर सेंड किया और फिर उस पेज को डिलीट कर वेबसाइट बंद किया और फ़ोन को लॉक कर वापस डेस्क के उस ड्रॉर में डाल उस ड्रॉर को लॉक कर दिया। स्कूल डाटा रूम में इस वक्त डाटा रूम की सारी कंप्यूटर्स बंद थी, लेकिन उन कंप्यूटर के सामने बैठे लोग हैरान थे भी। डाटा रूम के हेड मैकेनिक ने अपना फ़ोन निकाला और रणविजय जी को कॉल कर बोला, सर अभी हमारा सिस्टम हैक हुए है। 18 सिस्टम इज हैक्ड। नित्या कार में बैठी अपने विंडो से सर टिकाए बाहर दिल्ली की सुनसान सड़क पर बारिश के पानी को गिरता हुआ देख रही थी। निशा रावत जो उसकी माँ थी, एक सोशल बटरफ्लाई, अपनी बड़ी बेटी के लिए परफेक्ट माँ,
अपने पति के लिए एक परफेक्ट बीवी, अपने दोस्तों के लिए एक परफेक्ट दोस्त, अपनी बड़ी बेटी के दोस्तों के लिए एक ड्रीम माँ, लेकिन उसलिए निशा रावत को नित्य से ज्यादा अच्छे से शायद ही कोई जानता होगा। उसे का सच में वापस दिल्ली आने का कोई मन नहीं था, लेकिन कुछ सोच नित्या ने अपना फोन निकाला और उस पर कुछ प्रोग्रामिंग करने लगी। नित्या ने बगल में बैठा लड़का जो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, उसने अपने सामने देखते हुए खिड़की पर एक हाथ रखा और फिर अपनी तीसरी उंगली जो मुंह में डाल कुछ सोच बोला, नित्या तुमने तो कहा था कि तुम दिल्ली अब कभी वापस नहीं आओगी, तो इस बार क्या हुआ? उस लड़के की बात सुन नित्या ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने होठों को दबाकर अपने सर में अपने हाथ डाल उन्हें हल्के से घुमाया और फिर वापस फोन की तरफ देखते हुए जिस पर इस वक्त एक मैसेज शो हो रहा था, डू यू नीड दैट मेडिसिन टुमारो, बोली, नाना जी की तबीयत खराब है। नाना जी, नित्या के नाना स्वाभिमान राज और निशा जी के पिता। नित्या जब अपने परिवार के साथ पुराने उस छोटे से घर में रहती थी तब उन सब के साथ उसके नाना जी भी रहते थे। नित्या के नाना जी अभी भी उसी छोटे से घर में रहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा और अभी वो हॉस्पिटल में है। नित्या की बात सुन उस लड़के ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर कुछ सोच बोला, उनकी मेडिसिन मिलना इतना आसान नहीं है और अगर तुम्हारे पापा उन दवाइयों को एक बार पैसे से खरीद भी ले तो तबरा उन्हें नहीं खरीद सकते हैं। उस लड़के की इस बात पर नित्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने फ़ोन पर टाइप करने लगी। यस, नित्या को कुछ ना कहता देख उस लड़के ने आगे कहा, वो दवाई तुम उनका ऑफर एक्सेप्ट को नहीं कर लेती, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उस लड़के की ये बात सुन नित्या ने अपने अपने होठों को दबाया और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी शांत और हल्की रुंधी हुई आवाज में बोली, जो शायद बारिश में इतनी देकर खड़ा होने का नतीजा था, निशांत तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। नित्या की बात सुन निशांत शांत हो गया क्योंकि उसे नित्या के नहीं कहे हुए शब्द समझ में आ गए जो थे, अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो। निशांत नित्या को और उसके परिवार को बचपन से जानता था क्योंकि ये अपनी नानी के साथ नित्या के घर के पास ही रहता था। निशांत और नित्या की पहले उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन लगभग 3.5 साल पहले जब नित्या खून से लथपथ उसके घर आई तब से ही दोनों की दोस्ती हो गई। उस निशांत और नित्या दोनों नहीं सोए पूरी रात, दोनों ने पूरी रात सिगरेट पीते हुए और आज की तरह बारिश को देखते हुए बिताई थी। निशांत को नहीं पता था कि नित्या के साथ उस रात क्या हुआ, न ही उसने पूछा, लेकिन एक चीज साफ थी कि वो रात दोनों के लिए मुश्किल थी। आखिर उस रात के पहले निशांत के अपनी नानी को जो खोया था, कार स्कूल में बाहर आकर रुकी। नित्या कार से उतरी और निशांत को बाय बोल वहां से बारिश में भीगते हुए चली गई। सिक्योरिटी गार्ड ने नित्या को देखा तो चुपचाप गेट खोल दिया और नित्या स्कूल के अंदर गई। स्कूल मेडिकल ऑफिस कुणाल सोफे पर अपने पैरों को पसारते हुए अपने फोन में गेम खेलते हुए बोला, अमन भाई आपको क्या लगता है रणविजय सर में हमें नित्या का ख्याल रखने को क्यों कहा? ये सुन अमन के अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब के पन्ने को जो वो अपने दूसरे हाथ की उंगली से पलट रहा था वो रुक गए और उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी उंगलियों की तरफ देखा। तभी उसकी आंखों के सामने वो बारिश में भीगती हुई लड़की का अक्स आया। अमन को जवाब न देता पाकर कुणाल ने इसकी तरफ देख कहा, अमन भाई कहाँ खो गए हो? कुणाल की इस बात पर ना ने हल्के से इसकी तरफ देखा और फिर बोला, रात काफी हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। अमन की बात पर कुणाल ने हाँ में सर हिलाया और वहां से उठ अपने कमरे की तरफ चल दिया। कुणाल के जाने के बाद अमन ने अपना फोन पॉकेट से निकाला और फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल उसमें से एक नंबर ढूंढने लगा। धीरे धीरे अमन की आंखें सिकुड़ने लगी और अमन ने अपना फोन बंद करके रखा। फिर उठकर वो अपनी स्टडी में गया और चेयर पर बैठा आलस से उसने डेस्क की तरफ देखा। फिर डेस्क के एक ड्रॉर को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर चेयर से टिकाते हुए उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर टक टक नोक करने लगा। अमन को इस वक्त अगर कुणाल देखता तो वो पक्का बता देता कि अमन इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है या कहे कि कोई फैसला लेना चाहता है, जैसे कि क्या उस ड्रॉर को खोलना उस बारिश में भीगते हुई लड़की के लिए वर्थ इट था या नहीं। करीबन 2 मिनट तक सोचने के बाद अमन ने एक दूसरे ड्रॉर में से एक चाबी निकाली और उस ड्रॉर को खोला तो उसमें से बिल्कुल नित्या के जैसा हो फोन निकला जो नित्या अक्सर कोडिंग के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसे कई बार मिनी कंप्यूटर भी कहा गया है। अमन ने उस फोन को जो डार्क ब्लैक था उसे कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर उसे अनलॉक कर उसमें कुछ कोड्स को एंटर किया जिसके बाद एक अलग वेबसाइट खुली।
अमन ने उस वेबसाइट को उस पर कोडिंग करना स्टार्ट किया और कुछ ही मिनट में उसके सामने एक मन की लिस्ट थी। अमन ने उन नंबर्स की लिस्ट को अपने फ़ोन पर सेंड किया और फिर उस पेज को डिलीट कर वेबसाइट बंद किया और फ़ोन को लॉक कर वापस डेस्क के उस ड्रॉर में डाल उस ड्रॉर को लॉक कर दिया। स्कूल डाटा रूम में इस वक्त डाटा रूम की सारी कंप्यूटर्स बंद थी, लेकिन उन कंप्यूटर के सामने बैठे लोग हैरान थे भी। डाटा रूम के हेड मैकेनिक ने अपना फ़ोन निकाला और रणविजय जी को कॉल कर बोला, सर अभी हमारा सिस्टम हैक हुए है। ! 19 इनायत बख्शी शर्मा सिर्स क्वार्टर। टीचर शर्मा का फोन बजा तो उन्होंने अपने डेस्क पर पड़े टेस्ट पेपर्स पर से नजरें हटाई और कॉल पिक किया जो कि एक अननोन नंबर से आ रहा था। टीचर शर्मा ने फोन उठाकर कहा, हेलो। अमन ने हेलो सुन धीरे से अपने हाथ में पकड़ी किताब को बंद किया और आलस से कुर्सी पर बैठे हुए बोला, हेलो टीचर शर्मा। शर्मा सर ने अपने चमचमे को सही करते हुए कहा, जी आप कौन? तो अमन ने धीरे से अपनी आलस भरी सेक्सी आवाज में कुछ कहा, मैं नित्या रावत गार्जियन। नित्या रावत सुन शर्मा सर कुर्सी से खड़े हुए और बालकनी में आकर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, जी कहिए। ! 20 सेव मी। टीचर शर्मा ने अपने नए बच्चों को देखा, फिर तीनों से बोले, खाली सीट ढूंढो और बैठ जाओ। ये सुन तीनों रश्मि, गौरव और शिवांग ने पूरी क्लास में नजरें घुमाए और उन्हें नित्या के आगे वाली 2 सीट्स और उसके बगल में खाली एक सीट दिखी। शिवांग ने अपने बैग की स्ट्रैप को खींचा और उस खूबसूरत लड़की की तरफ चल दिया। उसके पीछे रश्मि और गौरव भी आए। शिवांग ने नित्या के बगल में बैठते हुए अपनी चीजी वॉइस में एक मुस्कान के साथ कहा, हेलो ब्यूटी। नित्या ने शिवांग की बात सुन उसकी तरफ चिड़चिड़ा होकर देखा और अपने होठों को दबा लिया। नित्या को आज सच में किसी का सर फोड़ने का मन कर रहा था और ये बात शिवांग और गौरव जो अभी अभी अपनी सीट के पास आया दोनों समझ गए। गौरव ने शिवांग को दिल धीरे से अपनी ठंडी आवाज में कहा, शिवांग। और ये सुन शिवांग शांत हो गया और सीधे से बैठा। रश्मि ने एक बार शिवांग को देखा, फिर गौरव को और एक स्माइल के साथ बोली, हेलो मेरा नाम रश्मि है। गौरव ने रश्मि की बात सुन उसकी तरफ देख अपना सर हिलाया तो शिवांग बोला, हेलो रश्मि मैं शिवांग और ब्यूटी तुम। बोलते हुए शिवांग ने नित्या से पूछा तो नित्या ने शिवांग की तरफ देख स्पीचलेस होकर कहा, नित्या क्या शिवांग को उसका खराब मूड नहीं दिख रहा था? नित्या ने गौरव, शिवांग, रश्मि और टीचर शर्मा के साथ पूरी शॉक्ड क्लास को इग्नोर किया और हेड डाउन कर टेबल पर सो गई। नित्या को शिवांग से बात करता हुआ देख सभी बच्चों ने आपस में खुसुर फुसुर करना शुरू कर दिया। क्या शिवांग को नित्या के बारे में नहीं पता? नित्या ने शिवांग से बात की, ये शिवांग को काफी चार्मिंग है। नहीं मुझे तो गौरव पसंद है। रश्मि कितनी सुंदर है, उसका कोई बंदा है क्या? लगता है रश्मि इनायत को भी पीछे छोड़ देगी। इम्पॉसिबल, इनायत कितनी इंटेलिजेंट है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। पर मैंने सुना है कि रश्मि भी काफी इंटेलिजेंट है। हाँ कल फोरम पर किसी ने उसके बारे में पोस्ट किया था कि वो रूही, अवंतिका, पार्थ और देव की दोस्त है। क्या सच में? हाँ पर इससे क्या होता है, इससे उसके मार्क्स तो नहीं पता चलते ना। अरे लेकिन उसका सोशल स्टेटस तो पता चलता है ना। लेकिन कुछ भी कहो, नित्या से रश्मि कभी नहीं जीत सकती खूबसूरती के मामले में। रश्मि क्या कोई भी नित्या से नहीं जीत सकता? तुमने देखा नहीं क्या उस दिन वो जब लड़ रही थी कितनी हॉट लग रही थी। हाँ अगर मैं लड़का होती ना तो मैं पक्का उसे प्रपोज करती। सभी बच्चों की बातें टीचर शर्मा काली शक के साथ देख और सुन रहे थे। टीचर शर्मा ने अपना डस्टर उठाया और अपने टेबल पर मरते हुए गुस्से में बोले, जिन्हें नहीं पढ़ना वो मेरी क्लास से निकल जाए। टीचर शर्मा की बात सुन सभी बच्चे शांत हो गए और ये देख टीचर शर्मा का चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। तभी चेयर खिसकने की आवाज सभी के कानों में पड़ी और सभी ने उस तरफ देखा तो पाया कि नित्या खड़ी हो चुकी थी और वो अपनी जगह से डेस्क के ऊपर से बाहर आई और अपने बैग को कंधे पर टांगते हुए क्लास से बाहर की तरफ जाने लगी। देख सभी बच्चों ने अपना सर नीचे कर लिया और अपनी हंसी दबाने लगी। तभी टीचर शर्मा चिल्लाए, नित्या रावत, जाकर बाहर खड़ी हो जाओ और फिर मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। टीचर शर्मा की बात सुन नित्या ने उनकी तरफ स्पीचलेस होकर देखा। क्या उन्होंने ही अभी बाहर जाने को नहीं कहा था? तो ये क्या था? मजाक? उसे नहीं पसंद आया। नित्या ने टीचर शर्मा को घूरा और अपने होंठ दबा क्लास से बाहर निकल गई। नित्या का एक्सप्रेशन देख टीचर शर्मा को लगा कि आज वो गुस्से की वजह से ही मर जाएंगे। तभी उनके कानों में हंसने की आवाज गई और ये सुन टीचर शर्मा ने उस तरफ देखा तो पाया कि शिवांग अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। ये देख टीचर शर्मा ने चिल्लाकर कहा, शिवांग तुम भी जाकर नित्या के साथ खड़े हो जाओ।
नित्या ने टीचर शर्मा की बात सुन शिवांग की तरफ देखा और फिर वहां से निकल गई। गेट के बाहर नित्या और शिवांग दोनों खड़े हुए थे। शिवांग ने नित्या की तरफ देखा और फिर उसको आंखें बंद किए हुए खड़ा देख बोला, तुम क्या जानबूझकर उन्हें परेशान करती हो? शिवांग की बात सुन नित्या ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो शिवांग ने कहा, टीचर शर्मा को। तो नित्या ने इस पर अपनी गर्दन नीचे की और अपनी काली आंखें नीचे की तरफ देखते हुए अपनी शांत और साफ आवाज में थोड़े चिड़चिड़ेपन के साथ बोली, नहीं। नित्या की बात सुन शिवांग ने एक स्माइल के साथ कहा, ओह, वैसे तुमने काफी कूल जंप किया था डेस्क के ऊपर से। इस पर नित्या ने कुछ नहीं कहा तो शिवांग ने अपना फोन निकालते हुए कहा, क्या तुम द गॉड खेलती हो? द गॉड इंडिया का पहला ऑनलाइन गेम है जो कि इंटरनेशनली फेमस है और इसके करोड़ों फैंस और प्लेयर्स हैं। द गॉड इंडिया में 5 साल पहले आया था। ये एक सिमुलेशन कैरेक्टर प्लेइंग गेम है जिसमें आप दूसरे प्लेयर्स और छत से लड़ते हैं और अपना लेवल अप करते हैं। द गॉड में टोटल 10,000 लेवल्स है और इन 10,000 लेवल्स को 10 लेवल में बता गया है। ये 10 लेवल बिगिनर, स्टार, सेकंड स्टार, मून, सन, गुरु, प्रो गुरु, मैक्स गुरु, इष्ट और गॉड है। लेकिन द गॉड को आज तक कोई भी पूरा नहीं खेल पाया सिवाय 3 लोगों को, जिनमें से 2 को बहुत कम लोग जानते थे और जिनके नाम और जिनको वो जानते थे वो द गॉड के इंडियन टीम का हेड रियांश था। नित्या ने के हाथ की उंगलियां द गॉड सुन हल्की कांपी और फिर उसने बिना किसी भाव के एक्सप्रेशनलेसली अपनी शांत आवाज में कहा, मैं नहीं खेलती। नित्या की बात सुन शिवांग ने हैरान से कहा, क्या तुम द गॉड नहीं खेलती? तो नित्या ने शिवांग की तरफ अपना खूबसूरत चेहरा किया और अपने गुलाबी होठों को खोलते हुए बोली, नहीं। नित्या की खूबसूरती देख शिवांग कुछ सेकंड के लिए स्तंभ रह गया, फिर उसने अपना सर झटका और बोला, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बोल शिवांग ने नित्या का फोन उसके हाथ से लिया और उसका गंदा सा ईयरफोन जो पुराना हो गया था उसे निकाल उसे नित्या की तरफ करते हुए बोला, फोन अनलॉक करो। तभी नित्या का फोन बजा और उस पर एक प्राइवेट नंबर शो हुआ, जिसे देख नित्या ने अपने होंठ दबाए और शिवांग के हाथ से फोन लेकर कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की हाफती हुई आवाज आई, मास्टर नित्य सेव मी। आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस।